नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। आप निश्चित तौर पर सेंगोल को और नई संसद को देख सुन और पढ़ रहे होंगे। सेंगोल को वैदिक, ध्यान दीजिएगा, वैदिक रीति रिवाज से 800 सांसदों की कैपेसिटी वाली संसद में स्पीकर के पास रखा जाएगा। और जैसा कि आपको जानकारी है, आप जानते हैं कि इस संसद का उद्घाटन हमारे हवाई प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी करने के लिए लालायित हैं और उद्घाटन की तारीख भी तय है। उद्घाटन की तारीख है 28 मई। लेकिन 28 मई को क्या होगा, क्या आप ये जानते हैं? क्या आपको पता है कि 28 मई के बाद मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? क्या आप जानते हैं कि जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का प्रबंध मौजूदा सरकार ने किया है, वो प्रबंध सरकार के लिए बेहद खतरनाक है। 28 मई ये तारीख देश के लिए बड़ी ऐतिहासिक रहने वाली है। सरकार इसे बड़े गर्व के साथ पेश कर रही है। मोदी जी भांति भांति की भंगिमाओं के साथ इस दिन अपने टीवी टेटेरियों को खूब मसाला देने वाले हैं। लेकिन उसके बरक्स एक और अहम घटना होगी और यह घटना बड़ी महत्वपूर्ण है और यह होगी दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले लोकतंत्र के नए मंदिर के सामने उद्घाटन वाले दिन, जिस दिन हजारों महिलाएं अपनी हाय लेकर सामने जमा होंगी और प्रधान सेवक का इन महिलाओं से कोई वास्ता नहीं है। वो महिलाएं जिनका नाम सिर्फ मुंह पर आता है प्रधानमंत्री के, मतलब कुछ नहीं है। उस दिन महिला पहलवानों के समर्थन में हजारों महिलाएं संसद भवन के सामने खाप पंचायत में शामिल होंगी और उस दिन दिल्ली पुलिस अपने आका के इशारे पर इन्हें रोकने की कोशिश करेगी, वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगी। 28 मई को जब प्रधान सेवक लोकतंत्र की दुहाई में अपना भाषण देंगे, तब ये महिलाएं बद्दुआएं देंगी कि ऐसी गूंगी, बहरी, निकम्मी और शर्मिंदगी से विहीन सरकार नहीं चाहिए जिसको महिलाएं, बच्चियां दिखाई नहीं देती। और मुमकिन है कि जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा होगा तो ब्रजभूषण शरण सिंह भी वहां मौजूद होंगे और मोदी जी का स्तुति गान कर रहे होंगे। नए संसद भवन से किसी को कोई ऐतराज नहीं है, कोई सवाल नहीं है, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन ऐतराज है नीरो से, नीरोपंथी से। जरा सोचिए, क्या यह संभव है कि किसी लोकतांत्रिक देश में जो अपनी विविधताओं के लिए जाना जाता है, वहां विपक्ष के बगैर नए संसद का उद्घाटन हो रहा हो? संभव है क्या? 28 मई को यह कारनामा भी हमारे प्रधान सेवक करने वाले हैं। कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे का जो गुट है, उद्धव बाला साहब ठाकरे, वो समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, झामुमो, केरल कांग्रेस, मणिपुर की टीएमसी, जेडीयू, एनसीपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, इसके अलावा आरजेडी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रालोद, विदुथलाई, चिरुथिगल चकच्ची, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, एमडीएमके, इसके अलावा और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो स्पष्ट तौर पर चिट्ठी जारी करके ये कह चुकी हैं कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं। ये सब पार्टियां चिट्ठी जारी करके ये कह चुके हैं कि वो संसद के उद्घाटन में शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि उद्घाटन में राष्ट्रपति की इज्जत नहीं हो रही। विपक्ष कह रहा है कि ये राष्ट्रपति का अपमान है क्योंकि हमारे देश में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है, प्रधानमंत्री का नहीं। और लोकतंत्र के नए मंदिर में संविधान की प्राण प्रतिष्ठा उन्हीं के हाथों होनी चाहिए। और जरा आप सोच के देखिए, जरा सोच के देखिए कि अगर भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति ऐसा करें तो कितना अच्छा होगा, कितना शुभ होगा, कितना संवैधानिक होगा। लेकिन क्या किया जाए, अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो सारी फोटो तो राष्ट्रपति जी की खिंच जाएंगी, प्रधान सेवक हाथ मलते रह जाएंगे और यह मौका वो गवा नहीं सकते, पांव पटक पटक की हालत खराब हो जाएगी उनकी। कांग्रेस ने समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को साथ लेकर संयुक्त बयान जारी किया है ट्विटर पर और लिखा है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को पूरी तरह से दरकिनार करना न केवल महामहिम का अपमान है बल्कि लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। जब लोकतंत्र की आत्मा ही संसद से निष्कासित कर दी जाए तो हमें नई इमारत से क्या लेना देना, नई इमारत में कोई मूल्य ही नहीं दिखता। हम नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार करने के लिए अपने सामूहिक निर्णय की घोषणा करते हैं। यह विपक्षी दलों का कहना है। विपक्षी दलों के संयुक्त बयान में यह कहा गया है कि अलोकतांत्रिक काम प्रधानमंत्री ने किया है और इनके लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने संसद के भीतर एक खोखलापन पैदा कर दिया है। विपक्षी दलों ने जब देश के लोगों की आवाज उठाई तब उन्हें संसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, निलंबित और मौन कर दिया गया। बयान में यह भी कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित कर दिया जाएगा तो फिर वो नई इमारत में क्यों जाएंगे। और नई संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर बीजेपी की तैयारियों को यह बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि यह विपक्ष का सामूहिक निर्णय है। 18 से 19 दल विपक्ष के साथ हैं, एक छतरी के नीचे हैं
और एक छतरी के नीचे होने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जो फोटो खिंचवा रहे होंगे उससे ज्यादा चर्चा विपक्ष की हो रही होगी। बयान में यह भी कहा गया है कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने खुद संसद को बाधित किया है। 3 कृषि कानून हो या कई और विवादास्पद विधेयक हो, लगभग सभी बिना बहस के पारित करा दिए गए। क्यों? और संसदीय समितियों को व्यवहारिक तौर से निष्क्रिय कर दिया गया क्यों? ये सवाल है विपक्ष के। इसमें यह भी कहा गया है कि नया संसद भवन सदी में एक बार आने वाली महामारी के दौरान बड़े खर्च पर बनाया गया है, जिसमें भारत के लोगों या सांसदों से कोई परामर्श नहीं लिया गया, मशवरा नहीं किया गया, जिनके लिए यह स्पष्ट रूप से बनाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन होंगे, जिन्हें राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। अनुच्छेद 79 में यह भी कहा गया है कि विपक्ष राष्ट्रपति न केवल भारत में राज्य का प्रमुख होता है बल्कि संसद का एक अभिन्न अंग भी होता है। विपक्ष का कहना है कि राष्ट्रपति मुर्मू के बिना नए संसद भवन का उद्घाटन किया ही नहीं जा सकता। यह निर्णय बेहद अशोभनीय है, अशोभनीय कृत है, जो राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान है। उनका कहना है कि ऐसा करना संविधान के पाठ और भावना का भी उल्लंघन है। यह मोदी जी कर रहे हैं खुलेआम। उनका कहना है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से निष्कासित किया जा रहा है तो प्रधानमंत्री चुप क्यों है, प्रधान सेवक बोलते क्यों नहीं। सवाल और यह भी है कि संसद का उद्घाटन वैदिक रीति रिवाज से किया जाएगा, वैदिक तरीके से। यह बात इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि संसद भवन का उद्घाटन कैसे होगा और इसमें एक नई परंपरा की शुरुआत हो रही है। उन्होंने बताया, अमित शाह ने कहा कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को तमिल पुजारियों के हाथों सेंगोल स्वीकार किया था। सेंगोल, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। अमित शाह का कहना है कि नेहरू ने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर स्वीकार किया था। बाद में इसे नेहरू ने एक म्यूजियम में रख दिया और तब से सेंगोल म्यूजियम में ही रखा हुआ है। सेंगोल चोल साम्राज्य से संबंध रखता है और इस पर नंदी भी बने हुए हैं। अमित शाह ने दावा किया है कि अंग्रेज भारत को सत्ता का हस्तांतरण कैसे करें, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय परंपरा की जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने नेहरू जी से इस बारे में पूछा कि कैसे हस्तांतरण किया जाए, लेकिन नेहरू जी असमंजस में थे। तब नेहरू जी ने सी राजगोपालचारी से इसके बारे में बात की। अमित शाह ने कहा कि राजगोपालचारी ने कई ग्रंथों को पढ़ा, अध्ययन किया और उन्होंने सेंगोल की प्रक्रिया को चिन्हित किया। हमारे यहां सेंगोल के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित किया गया है। भारत के लोगों के पास शासन एक आध्यात्मिक परंपरा से आया है। सेंगोल शब्द का अर्थ और भाव नीति पालन से है। यह पवित्र है, पाक है और इस पर नंदी विराजमान है। यह 8वीं शताब्दी से चली आ रही संस्थागत प्रथा है, चोल साम्राज्य से यह चली आ रही है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया, नंदी भी विराजमान है इसमें। अमित शाह के मुताबिक देश के ज्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, पता नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को जैसे ही सेंगोल के बारे में पता चला, उनको इसकी जानकारी हुई, उन्होंने इसकी जांच कराई और फिर यह फैसला किया गया कि इसे देश के सामने रखना चाहिए। इसके लिए नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। ये होम मिनिस्टर अमित शाह के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि सेंगोल की स्थापना के लिए संसद भवन से बेहतर और पवित्र जगह कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए जिस दिन संसद भवन को देश को समर्पित किया जाएगा, देश को दिया जाएगा, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए अधीनतम सेंगोल स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित कर दिया जाएगा। यह उन्होंने कहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंडित नेहरू जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पहले भाषण में क्या कहा था? 14 अगस्त 1947 की आधी रात को उन्होंने जो भाषण दिया था उसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता मिटाना। उन्होंने कहा था कि हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति ही यही इच्छा है कि हर आंख से आंसू मिटे। शायद यह हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है, हमें किधर जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम आम आदमी, किसानों और कामगारों के लिए आजादी और अवसर ला सकें।
हम एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें। हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो हर आदमी, औरत के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके। लेकिन यहां क्या न्याय हो रहा है? यहां तो यह आलम है कि राष्ट्रपति के साथ ही न्याय नहीं हो रहा। यहां तो यह आलम है कि 28 मई जो ऐतिहासिक बताई जा रही है, उस दिन लोकतंत्र के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाएगा, यह आप देखेंगे। क्योंकि शेंगोल हो या जो वैदिक परंपराओं के इस्तेमाल की बात की जा रही है, वो लोकतांत्रिक देश में संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर और भी धर्म के लोग रहते हैं। और निश्चित तौर पर विपक्ष इसमें सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि यह देश सिर्फ एक धर्म के लोगों का नहीं है। यहां पर विविधताएं हैं, जगह जगह से विविधताएं हैं। और ऐसे में अगर सरकार एक नैरेटिव के तहत काम कर रही है, एक सिंबॉलिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, तो निश्चित तौर पर इसके जो परिणाम हैं वो बेहद खतरनाक होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए। मुझे इजाजत दीजिए।